जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। क्या हाल, कैसे हैं सभी लोग? आई होप बिल्कुल स्वस्थ मस्त होंगे बच्चे। आप सभी लोगों की ये बताओ, फेस्टिवल कैसा रहा? कैसा रहा दुर्गा पूजा फेस्टिवल? मेला वाला घूम लिए सारे लोग? वेरी गुड। देखो, मेरी जानकारी यहाँ तक है, जब मैं पटना आ रहा था मैंने देखा बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं एकदम से पूरा बैग वैग थैले वैले लेकर के जो है वापस से शहर में लौट चुके हैं। कुछ ऐसे बच्चे जो अभी भी सुस्त पड़े हुए हैं, कोई नहीं, सुबह होगा, तैयारी होगी, भविष्य में देखा जाएगा। और बच्चे इट्स ऑल अबाउट, आप देखो, आप जितने अधिक जितने समय पे सफल होइएगा, पर्व त्योहारों का आनंद एंजॉय उतना ज्यादा होगा। आप लोग अभी गांव में जो बच्चे गए होंगे वो बेइज्जत होकर के आए होंगे। आपने देखा होगा वो तमाम आपके मित्र जो सफल हो गए हैं उनकी उसकी जो खातिरदारी हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रहा होगा। परिवार में इवन मान लो दो भाई बहन हो, उसमें अगर कोई एक सफल है एक नहीं सफल है, तो जो सफल है वो जो सब्जी बोलेगा वही बनेगा, वो जो बोलेगा वैसे ही होगा। तो बच्चों, सफल होना है और सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करते रहना है। आप सब लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, हमारी शुभकामना भी है, हमारा करंट अफेयर्स भी है। और बिल्कुल, तो वापस से हम सबको लगना पड़ेगा, है ना? वापस से हम लोगों को पढ़ाई पे लगना पड़ेगा, और जब अच्छे से पढ़ाई पे लगेंगे तो निश्चित तौर पे जो है बच्चे सफलता प्राप्त होगी, है ना? तो आइए अपने क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हुए चलेंगे, है ना? थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। हम लोग किस माह का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं बच्चे? तो हम लोग यहाँ जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं हम लोगों ने यहाँ पे, वो है हम लोगों का जनवरी का। किस माह का पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे? जनवरी 2025। ठीक है, और इसमें पार्ट 1 हो गया था क्या? आप हमें एक बार बता देना, इसमें पार्ट 1 हो गया क्या? पार्ट 1 पहला पार्ट हो गया था ना, 60 क्वेश्चन तक शायद। जहाँ तक हुआ था एक बार मेरे साथ आप लोग यहाँ पे कमेंट करते चलिएगा फटाफट से, जितना पढ़ाई हो गया है एक बार बताते चलना सब लोग, ठीक है? बिल्कुल, तो जो जो पढ़ाई हो गया उसको एक बार आप हमें बताते चलना, ताकि आप लोगों को पता चले। जैसे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि इसरो के नए चेयरमैन, नए अध्यक्ष का नाम क्या है? तो जो पहला सवाल आप लोगों के सामने, इसरो के नए अध्यक्ष किसको चुना गया था? क्या नाम था? डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा सब नहीं पूछूंगा, इसमें बताओ ब्रिक्स का नया सदस्य कौन बना है? ब्रिक्स का नया मेंबर, नए सदस्य का नाम क्या है? तो जो ब्रिक्स में नया मेंबर कौन बन गया था? इंडोनेशिया। कौन था इसमें? इंडोनेशिया। ठीक है, फिर बताइएगा ये जो स्टूडेंट वीजा कार्ड है किसने जारी किया है? स्टूडेंट वीजा जो है बच्चे, स्टूडेंट वीजा, इस योजना को भी किसने लॉन्च किया है? तो नाम क्या हो जाएगा इसमें? गृह मंत्रालय। नाम क्या था इसमें? गृह मंत्रालय। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुभारंभ कब हुई थी? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो बच्चे 21 वर्ष शुरू हुआ था, तो आप इसमें क्या बताओगे? इसमें 96-97 में। कब हुआ था? 96-97 में। आपसे पूछा जाएगा कि एआईसीटीई ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? एक एक बच्चे का कमेंट जो यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल, अरे भाई जो पढ़ा चुके हैं उसको रिवीजन करवा रहे हैं, बच्चा बोल रहे हैं पढ़ा चुके हैं, ये महज रिवीजन है, नथिंग एल्स। चलो, तो इसमें क्या था भाई? एआईसीटी ने कौन सा वर्ष घोषित किया था? एआई का वर्ष। जल्दी जल्दी से उत्तर दीजिए, तभी तो फिर वापस से पढ़ाई पे लौटेंगे ना। ये प्रश्न आपको याद है? यूपीएससी में पूछ रखा है और हमने ऑलरेडी क्लास में चर्चा किया था। यूपीएससी ईपीएफओ में आया हुआ सवाल है, सेम टू सेम, हम जनवरी में ही बना चुके हैं इसको। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था बच्चे? ग्रामीण भारत महोत्सव। केवल एक गलत था, ध्यान है, द्रौपदी मुर्मू ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, बाकी दोनों सही था। चलिए, सारी बातों, ये सारे प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर रखा था। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे नए सवालों पे लौटेंगे, और भी कुछ प्रश्न आपको एक बार में, जैसे बताओ कि बुरखा को बैन करने वाला देश कौन है बच्चे? बुरखा जो था उसको बुरखा पे बैन करने वाला देश का नाम क्या है? बुरखा को बैन तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चे? स्विट्जरलैंड ने। और बिल्कुल कजाकिस्तान जो है उसने भी हाल में बैन किया था, मैंने वो भी शायद बताया होगा आपको, वो भी ध्यान रखोगे। इसी तरह से अगर हम लोग इसको विस्तार से देखते चलते हैं, और अब हम लोग जो है 60 नंबर के बाद, जैसे ये बताओ तो कि कॉमनवेल्थ देशों के संसदों, अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन कहाँ पे होगा? चलिए इस प्रश्न को एक बार कमेंट में बताइएगा जल्दी से, इसका सम्मेलन कहाँ पर होगा? बहुत सही, वेरी गुड। खुशबू, रोमा, फैजल, रुपेश, खान सर का चेला, बाबू नाम लिख लो अपना। बाकी खान सर का चेला तो आप हैं ही। विजीत, वेरी गुड। सालू, सरोज, एक्सलेंट। चलिए, तो राइट आंसर क्या था कि 28वां सम्मेलन जो है ये 2026 में भारत में होगा। अगले वर्ष कहाँ पे होगा भाई? 2026 में भारत में होगा। चलो, उसके बाद हिंदी सम्मेलन के बारे में आपको ध्यान आ रहा है? हिंदी सम्मेलन के बारे में केवल एक गलत था, पुणे में नहीं, 1975 में इसका शुभारंभ हुआ था नागपुर से, पुणे से नहीं। ठीक है, बाकी एक गलत था, दोनों सही था। चलिए, अब हम लोग अपने नए प्रश्नों पे वापस लौटते हैं, और नया प्रश्न क्या रहने वाला है बच्चे? तो नया प्रश्न हम लोगों के सामने रहने वाला है, अगला जो प्रश्न हम लोगों के सामने है वो है, अगला सवाल आप लोगों के सामने, पहला सवाल जो है इधर प्रश्न संख्या 61, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 फरवरी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? तो बच्चों, इसमें भाग लेने के लिए जो प्रधानमंत्री जी हैं ये गए हुए थे कहाँ पे? फ्रांस में। कहाँ पे भाई? फ्रांस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट के बारे में पूछा जाएगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो बच्चे इसका आयोजन हुआ है पेरिस में, फ्रांस में हुआ है, पेरिस में, फ्रांस में। और पूछता है इसका आयोजक कौन है? देखिए, आयोजक तो फ्रांस है, लेकिन पूछेगा अगर सह आयोजक कौन है, इसके साथ मिलकर के आयोजन हुआ है। तो बच्चों, इसमें सह आयोजक जो है वो होस्ट कंट्री जो है वो है भारत। सह आयोजक देश का नाम क्या है? भारत। और इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे इसमें? तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी। इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे? पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना होगा। और ये जो प्रश्न है ध्यान से समझना बच्चे, ये जो सवाल है आप लोगों के लिए, मतलब पिछले दिनों आप देखना कि लगभग सभी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। बिहार में जितना भी परीक्षा हुआ है ना लास्ट 1-2 महीने में, हर एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है, हर एक एग्जाम में, हर एक परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना होगा। और बच्चों, ये जो आयोजन था उसी समय की तस्वीर है, जिसमें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, उनके साथ आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं। आगे बढ़ो बच्चे, नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया है। इस संदर्भ में कथनों पर विचार करो। पहला कथन कि स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती के उपलक्ष्य में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भारत मंडपम में आयोजित हुआ था। सही बात है, पूरे देश के युवाओं के लिए एक आयोजन हुआ था भारत मंडपम नई दिल्ली में। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ये भी सही बात है। भारत में 15 से लेकर 29 वर्ष आयु वर्ग के रूप में भारत की कुल जनसंख्या का 40% आबादी है। ये तीनों बातें क्या भी सत्य है? राइट आंसर क्या करेंगे? ऑप्रोक में से सभी सही है, ऑप्रोक में से सभी सही। ठीक है, ये आयोजन से जुड़ा हुआ विजुअल आपके सामने है। नेक्स्ट है कि जेएम के रिसर्च के अनुसार भारत ने 2024 में 24.5 गीगावाट सोलर एनर्जी और कितना गीगावाट विंड कैपेसिटी मतलब पवन ऊर्जा को जोड़ा है? तो बच्चे, पवन ऊर्जा जो है कितना जुड़ा है? तो भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन एक वर्ष में बढ़ा 3.4 गीगावाट। और पवन ऊर्जा का अगर कुल उत्पादन अगर पूछा जाए, इंडिया में विंड एनर्जी जो पवन ऊर्जा कितना उत्पादन होता है, मैं आपको लेटेस्ट डेटा बताता हूँ, याद रखना परीक्षा में आएगा। 51.5 गीगावाट इंडिया में विंड एनर्जी पवन ऊर्जा का उत्पादन अब कितना हो रहा है? 51.5 गीगावाट। केवल 2024 में एक साल में कितना बढ़ा है? 3.5 गीगावाट, मतलब इतना ऐड हो गया, जुड़ गया है। और सोलर एनर्जी जो है, आप यहाँ तो यहाँ पे भी लिख सकते हो सौर ऊर्जा। बच्चे, सौर ऊर्जा जो है इसका उत्पादन वर्तमान में कितना हो रहा है? 106 गीगावाट। और एक साल में कितना बढ़ा है? एक साल में बढ़ा 24.8
5 गीगावाट केवल 1 वर्ष में बढ़ गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। सौर ऊर्जा भारत में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला नवीकरणीय ऊर्जा के तौर पे, रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे आप इसे कंसीडर करोगे तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो कौन सा भाई? सौर ऊर्जा। कितना हो गया है? 106 गीगावाट। पवन ऊर्जा 51.5 गीगावाट। ठीक है, अब इसी में से सवाल आता है कि भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो जो सौर ऊर्जा में सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो है राजस्थान। कौन इसमें? तो राजस्थान। ठीक है, कौन इसमें? तो राजस्थान। इसको आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु, ये टॉप स्टेट आपको यहाँ पे है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश को आधिकारिक सांख्यिकी हाल ही में किस देश को आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में शामिल किया गया है? तो जो संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल किया गया है भारत को, किसे शामिल किया गया यहाँ पे? भारत को। ऑप्शन नंबर ये हम लोग का इसमें करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका और एक अन्य किस देश ने 10 जनवरी को रूस के खिलाफ यूक्रेन युद्ध की वजह से नए प्रतिबंधों की घोषणा किया है? वो जो अमेरिका तो रूस पे कई सारे प्रतिबंध पहले से लगा रहा है, एक नया देश है जिसने प्रतिबंध लगाया वो है जापान। और आपको ध्यान होगा कि ये जो लड़ाई है, ये जो रूस और यूक्रेन का जो जंग है, ये 3 वर्षों से हो रहा है। 3 वर्ष से लगभग लड़ाई हो रहा है। तो इसी क्रम में अलग अलग देश जो है रशिया के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा रहे हैं ताकि रूस जो है वो उसको नुकसान हो और युद्ध से बाहर निकल जाए। रूस मानने को तैयार नहीं है। एक नया देश जिसको यहाँ पे देख रहे हैं उसका नाम क्या है? तो जापान इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लोगों के सामने है कि जोसेफ ऑन को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो जो लेबनान के नए राष्ट्रपति हैं, लेबनान वही है जिसकी राजधानी बैरूत है। लेबनान की राजधानी जो है, एम आई राइट और रॉन्ग, आप हमें बताने वाले को राजधानी कहाँ पे बोलेंगे इसका? बैरूत। ठीक है, तो ध्यान से इसको ध्यान रखना, बैरूत। बैरूत इसकी राजधानी है लेबनान की। तो लेबनान की राजधानी कहाँ पे? बैरूत। और उसके नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? जोसेफ। पहले सेनाध्यक्ष हुआ करते थे, चीफ ऑफ आर्मी कमांडर थे, अब जो इनको वहाँ पे चुना गया है। अगला सवाल होगा कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी जो है इसका शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली से। कहाँ पे इसका शुभारंभ हुआ है? नई दिल्ली से। प्रश्न पूछ रहा है कि उद्घाटन किसने किया है? तो राइट आंसर करेंगे पीयूष गोयल। पीयूष गोयल कौन है बच्चे? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। तो उनके द्वारा जो है यह उद्घाटन किया गया है। ओके, और इन्हें तो आप पहचान ही रहे हो, यही है पीयूष गोयल साहब, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। जो नेक्स्ट है स्नैक नामक एक स्वतंत्र एप्लीकेशन जो 15 मिनट में खाना पीना पहुंचाएगा, ये किसने लॉन्च किया है? वो जो स्नैक एक नया ऐप है और इस ऐप को स्विगी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया भाई? स्विगी ने। देखो आप लोगों ने ई कॉमर्स का नाम सुना होगा, आपने ई कॉमर्स एग्जाम में आता है तो आता भी नहीं है, सब जानते हैं। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है भाई? ई कॉमर्स का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी व्यापार जिसमें ऑनलाइन माध्यम से वस्तुओं को क्रय विक्रय किया जाता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ई कॉमर्स। क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चे लोग? ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स जो है वो ई कॉमर्स के बारे में खास बात क्या है सुनना। ई कॉमर्स जो था ये अब जो है आउटडेटेड हो गया है। अब एक नया सेक्शन आया है बच्चे, जिसको कहते हैं क्विक कॉमर्स कहते हैं। अब जो नया सेक्शन आया हुआ है उसको क्या बोलते हैं? क्विक कॉमर्स। क्या बोलते हैं इसमें? क्विक कॉमर्स। बच्चे क्विक कॉमर्स के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि क्विक कॉमर्स जो होता है, ध्यान से समझना इसको, क्विक कॉमर्स जो होता है, क्विक कॉमर्स में होता है कि वस्तुओं को ना 2-3-4 दिन में पहुंचाइएगा तो नहीं लेगा लोग। क्विक कॉमर्स का मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि वस्तु को एकदम फास्ट डिलीवर करना, 15 मिनट में, 10 मिनट में। तो यहाँ पे जितना कंपनी का नाम लिखा हुआ है सब क्विक कॉमर्स ही है। जैसे जैसे ब्लिंकिट, ब्लिंकिट किसका कंपनी है? तो ब्लिंकिट किसका है? जोमेटो का ही है। आप यूज भी करते होंगे बच्चे। बिग बास्केट ये टाटा कंपनी का है, इसका भाई टाटा कंपनी का। उसी तरह से स्विगी ने अपना क्या लॉन्च किया है? स्नैक। स्विगी ने क्या लॉन्च किया? स्नैक। ठीक है, इसको यहाँ पे ध्यान रखोगे। तो न्यू स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट पे ध्यान दीजिए। अरे भाई बैच का दूसरा क्लास है, हमारे लिए तो सारे बच्चे न्यू हो। एक क्लास हो गया तो कोई पुराना थोड़ी हो गया। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करो न्यू स्टूडेंट, सभी लोग न्यू ही हैं और इतने अच्छे से पढ़ाई करो कि पुराने बन जाओ। ठीक है, तो ये स्नैक किसने लॉन्च किया भाई? स्विगी ने। किसने लॉन्च किया? स्विगी ने। अगला प्रश्न बच्चों कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो जो डॉक्टर एस जयशंकर ने, डॉक्टर एस जयशंकर जो कि भारत सरकार के विदेश मंत्री हैं, विदेश मामलों के मंत्री, विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इसमें भारत का नेतृत्व किया है। और क्या है पूरा मामला वो सुनिएगा। देखिए बच्चों आपको ध्यान होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी 47वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? 47वें राष्ट्रपति हैं। किस नंबर के भाई? 47वें राष्ट्रपति। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि 47वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, तो डोनाल्ड ट्रंप जो बच्चे उनका जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उसमें हर देश को इनवाइट किया जाता है। तो भारत की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन गए थे? एस जयशंकर गए थे, जो भारत सरकार में विदेश मंत्री हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट था कि किस राज्य में काबुई रोंगमेई नागा समुदाय द्वारा फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव मनाया जा रहा है? तो जो गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह उत्सव मनाया गया है आप यहाँ पे देखोगे तो मणिपुर में। कहाँ पे हो जाएगा ये? मणिपुर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, जैसे लिखा हुआ है काबुई रोंगमेई नागा, नागा मतलब नागालैंड नहीं है, मैं लिटरली आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो गान नगाई उत्सव जो होता है ये होता है फसलों की कटाई के ऊपर, फसलों की कटाई। ठीक है, लगभग हर एक राज्य में आपको ऐसा कोई ना कोई फेस्टिवल देखने को मिलेगा जो फसलों की कटाई के उपलक्ष्य में होता है। तो गान नगाई उसी के अवसर में यहाँ पे आयोजित हुआ था। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर आप लोगों का? क्या लिख रहे हैं सर? पूरा जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स का नोट्स दीजिए और उसमें आंसर भी दीजिए, जिससे और कहीं करंट अफेयर्स की क्लास नहीं करनी पड़े। भाई तुम मुझे नहीं जानते हो, अभी इस क्लास में जो भी बच्चे नए नए जुड़े होंगे उनको पता नहीं होगा कि एसकेसी सर का करंट अफेयर्स क्या होता है। एसकेसी सर का करंट अफेयर्स अपनी मेहनत के और अपने, मुझे पता है अपनी मेहनत पे विश्वास है, आप मेरी क्लास को बस कर लो, परीक्षा देकर के आना, फिर कमेंट करना। ठीक है, अभी बस कर लो। पता नहीं कैसे तुम्हारे बैच में मेरी क्लास लग गई, लगती नहीं, मैं लेता नहीं हूँ, पता नहीं मैं पूरा ले भी पाऊंगा कि नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी क्लास मेरे इधर उधर लगते हैं, बहुत सारे बैचेस में। तो बस एक बार क्लास कर लो, उसके बाद बताना मुझे एग्जाम देकर। ठीक है, अभी जल्दबाजी मत करो भाई, तुम पढ़ो तो पहले पढ़ के आ रहे हो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। एक बार अच्छे से पढ़ लो। हाँ सर किससे हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, तुम छोड़ दो क्लास को। शॉर्टकट जीवन में मत अपनाना, गड़बड़ा जाओगे। तब थ्योरी कराइए पहले, फिर क्वेश्चन करवाइए। देखो ये बच्चा आ गया हमारा पुराना बैच वाला, थ्योरी इसमें नहीं कराएंगे ना बाबू, ये तुम्हारा क्रैश कोर्स है, थ्योरी इसमें नहीं कराएंगे। थ्योरी करवाते हैं जो सिविल वाला होता है, जैसे एडीओ वाला, उसमें थ्योरी भी करवा रहे हैं। जैसे बीपीएससी का जो फाउंडेशन बैचेस होते हैं थ्योरी भी करवाते हैं, इसमें नहीं करवाएंगे। इसमें सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे, यही आप लोग के लिए काम का है। याद कैसे करें? याद करने का सिंपल तरीका है। देखिए याद करने का सिंपल तरीका, एक पेज में लिखिए, उसको पानी में भिगो दीजिए, रात में सुबह में पी जाइए, तुरंत सब कुछ याद हो जाएगा। पागल कहीं के, याद रखना ही नहीं है। जितना पढ़ते हैं उसमें 40% भूल जाइए, लिख देते हैं बोर्ड पे, जितना पढ़ते हो उसमें 40% भूल जाओ, 40% भूल जाओ, कोई समस्या नहीं है। देखो यहाँ लिखे ना,
जितना पढ़ते हो उसमें 40% भूल जाओ। अगर तुम 60% भी अगर याद रखते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, रैंक 1 आएगा तुम्हारा, जिस एग्जाम में लगे हो उसमें रैंक 1 तुम्हारा ही रहेगा। मैंने क्या बोला वापस से सुनना, आप जितनी पढ़ाई करते हो उसमें अगर 40% चीजें भी अगर आप भूल जाते हो तो भी आपका सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा भाई? 60% चीजें याद रख लो ना, 52% 55% पे तो रिजल्ट होता है, 60% में रैंक 1 आएगा आपका जिस एग्जाम में लगे हो। बात समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल, भूलने में कोई दिक्कत नहीं है, गर्दा उड़ा के भूलो, पढ़ो और भूलो, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवहन प्रणाली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। और कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से सुनना और फिर बताने का प्रयास करना। राष्ट्रीय नदी यातायात और नौवहन प्रणाली, पहला स्टेटमेंट क्या था? अमित शाह ने असम के काजीरंगा में IWDC, फुल फॉर्म बता दूंगा, लिख लेना। हाँ, इसको कहते हैं इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल, अंतरराज्य अंतरराज्य जल परिवहन परिषद कहते हैं इसको, ठीक है। तो पहला सवाल है कि क्या इसकी जो बैठक हुई है उसमें अमित शाह ने असम के काजीरंगा में इसका शुभारंभ किया था? नहीं। अच्छा, अमित शाह को इससे क्या मतलब है? ये जो नौवहन परिवहन मंत्रालय है इसके मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, आप स्क्रीन पे देख लो, इसका उद्घाटन किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने, क्योंकि मंत्री हैं। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा, IWDC अगले 5 वर्षों में राष्ट्रीय जलमार्गों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 50,000 करोड़ खर्च करेगा, ये सही है। भारत में आंतरिक जलमार्ग परिवहन इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन में सुरक्षा और दक्षता सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो वैसे 2 एंड 3 इसमें सही था, केवल पहला गलत है, मंत्री का नाम गलत है ना, तो इसमें आप जोड़ दीजिएगा। उद्घाटन किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर शुरू करने के उद्देश्य से AI एग्री नेटवर्क के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो जो हाथ मिलाया है गूगल क्लाउड के साथ। किसके साथ हाथ मिलाया है? गूगल क्लाउड। देखिए अभी जो है ना टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो गूगल क्लाउड जो है, आपको ध्यान होगा गूगल का एक AI वर्जन है जेमिनी, जो बच्चे थोड़ा ज़्यादा अवेयर होंगे, इस्तेमाल भी करते होंगे कई लोग। तो जेमिनी जो है गूगल का AI वर्जन है। तो ये जेमिनी AI जो है वो यूपी सरकार को मदद करेगी एग्रीटेक नेटवर्क बनाने में। और ये क्या एक प्रकार से टेक्नोलॉजी और कृषि का एक प्रकार से मिश्रण है ये। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे था कि भारत ने अगले कितने सालों में खाद्य और पेय पदार्थ, फूड एंड बेवरेजेस, कृषि और समुद्री उत्पाद उद्योग से 100 बिलियन के संयुक्त निर्यात का लक्ष्य रखा है। तो जो भारत में जो खाद्य और पेय पदार्थों का निर्यात होता है उसका मूल्य अभी वर्तमान में है, वर्तमान में अभी हम लोग जो निर्यात करते हैं विदेशों को वो है 50 बिलियन डॉलर। अभी कितना का सामान बेचते हैं? 50 बिलियन डॉलर। और अगले 5 साल में, 5 साल बोले तो 2030 तक जो है इसको बढ़ा करके हमको 2030 तक भारत को बढ़ाकर 50 बिलियन को 100 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये अभी हाल ही में ये जो लोग फल फूल जो भी उत्पादन इसको बढ़ाने का लक्ष्य है, और इसकी लक्ष्य की घोषणा किसने किया? वही वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जो ये बातें बताई गई हैं। अगला प्रश्न था कि दुर्लभ प्रजाति का बैंडेड रॉयल तितली पहली बार सेपा हिजला वन्यजीव अभ्यारण्य में देखी गई है। सेपा हिजला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? जो सेपा हिजला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है त्रिपुरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? त्रिपुरा में, ठीक है। कहाँ पड़ता है? तो त्रिपुरा में, इसको ध्यान रखोगे। कहाँ पड़ता है? त्रिपुरा के अंदर। कहाँ पड़ता है? त्रिपुरा। राइट आंसर क्या होगा इसमें? त्रिपुरा में। और बिल्कुल, तो इसका सही उत्तर आप लोग ध्यान रखोगे, त्रिपुरा इसमें हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। त्रिपुरा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है ये याद रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एग्जाम में सवाल भी आता है यहीं से। जैसे भी हो कोई लॉजिक लगा करके इसको याद रखना। और त्रिपुरा में और भी कुछ कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी को कहते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। एक तो हो गया सेफा हिजला, एक नाम क्या है? सेपा हिजला। उसी तरह से दूसरा जो नाम है बच्चे वो है कृष्णा, कृष्णा गुमती रोवा। जैसे कृष्णा लिखते उसी तरह से कृष्णा गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है, और एक है रोवा। ये सभी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सभी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सब त्रिपुरा में है। तो ध्यान अगर रहे तो अच्छी बात है। सेपा हिजला, कृष्णा गुमती और रोवा, ये सब जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है त्रिपुरा का। और ये वही वाला तितली है जिसकी खोज अभी हुई है। ये बड़ा स्केयर है और अभी हाल ही में ये देखने को मिला है त्रिपुरा में। अब आप कहेंगे सर हमारे गाँव में तो ऐसा तितली होता ही है, सर इसका नोट्स भी बनाना पड़ेगा। मुझे नहीं समझ में आता कि ये सवाल पूछते कैसे हो। तो मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे शिक्षकों ने कभी नहीं बोला कि क्या करना पड़ेगा। बच्चे आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लो, आप किसी चीज़ से कितनी उपयोगिता चाहते हैं ये आपको तय करना पड़ेगा ना। इस क्लास से मुझे कितना ज़्यादा इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको कैसी, अभी एक बच्चे होंगे भाई इसको अपने स्तर पे या इसको और डिटेल्स में जितनी बातें एक शब्द लिख रहा है, इसमें तो कोई तुक ही नहीं बनता। मैं क्या बोलूँ आपको, नोट्स बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा। और मैं आपको दावे से कहता हूँ ये सवाल पूछने वाला बच्चा जो मेरी बात कभी नहीं मानेगा। इतना ना समझ थोड़ी हो तुम, कोई लल्लू बच्चे हो छोटे से कि बोल दिया नोट्स बनाना तो नोट्स कल से बनाओगे। तुम देखो तुम्हें क्या लगता है कितनी यूज कर सकते हो इस क्लास को, आप अपने अनुसार काम करिए इसमें ना। आगे बढ़ते बच्चे नेक्स्ट आपके सामने कि एंटी सबमरीन वारफेयर। बच्चा लिख रहा है सर जनवरी का यूट्यूब वाली क्लास आपकी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बात कर लेते देखोगे। अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ एक बार बताना मुझे। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जनवरी 2025, यही पढ़ा रहा हूँ ना मैं। यूट्यूब पे जो मैं पढ़ाता हूँ सुबह 7 बजे की क्लास 7 AM में KGS BPSC के चैनल पे, उसमें जो मैं पढ़ाता हूँ क्या पढ़ाता हूँ डेट वाइज पढ़ाता हूँ। आज पढ़ाया हूँ 6 अक्टूबर का करंट अफेयर्स, यही पढ़ाया हूँ ना। तो दोनों में अंतर नहीं है। ये तो आपका हो गया मंथली वाला, ये हो गया डेली वाला। अब अगर मंथली कर रहे हो तो एक आपको सारा कुछ इधर मिल जाएगा, ये डेली वाला में अलग चीज़ है। तो बोल रहे सर दोनों करना पड़ेगा, बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए भाई। अगर आपको यूट्यूब पे मिल रहा है तो आप इधर से एक साथ देखते चलिए जनवरी से भी। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों मिल जाएगा, ऐसा ना ऐसे जनवरी से खत्म होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ऐसे करते करते एक समय आएगा जब जनवरी से अक्टूबर हो जाएगा, तो आपका फिर बराबर हो जाएगा, आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। मतलब बिहार में तो कम से कम अभी के समय में सुबह की जो क्लास होती है 2-3 चैनलों पे लाइव होता है। डेली इसको लगभग 25,000 से ज़्यादा बच्चे देखते हैं, 25,000 प्लस स्टूडेंट्स को देखते हैं रेगुलर बेसिस पे। सभी परीक्षा में काम देगा भाई, बस करंट अफेयर्स पूछा जाना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, आगे प्रश्नों पे आते हैं। नेक्स्ट है कि एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबॉय का सह उत्पादन पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो जो भारत और अमेरिका इसका उत्पादन करने वाले हैं, कौन कौन सा देश मिलकर इसका उत्पादन करेगा भाई? भारत और अमेरिका। कौन से देश इसमें? भारत और अमेरिका यहाँ पे जो है इसका उत्पादन करने वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? पूछेगा सोनोबॉय क्या है, तो मुझे ध्यान रखना एंटी सबमरीन वारफेयर है। सबमरीन जिसको कहते हैं पनडुब्बी, सबमरीन को क्या बोलते हैं? पनडुब्बी कहते हैं ना। तो एक ऐसा पनडुब्बी बनाया जाएगा जो किसी पनडुब्बी को रडार सिस्टम के माध्यम से उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको डिफ्यूज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सोनमर्ग सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सोनमर्ग सुरंग के बारे में पहला, ये कश्मीर के गांदरबल जिले में सोनमर्ग सुरंग राष्ट्र को समर्पित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, सही बात है। 12 किलोमीटर सोनमर्ग सुरंग की लंबाई है, 2700 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, सही बात है। लेह जाने के रास्ते में श्रीनगर सोनमर्ग के बीच में हर मौसम में संपर्क को बढ़ाएगा, तो तीनों बातें सही है, तीनों बातें सही है। सोनमर्ग सुरंग, सोनमर्ग टनल जो है एक प्रकार का वरदान है लेह लद्दाख के लिए, एक प्रकार का वरदान माना जाता है इसको। क्यों माना जाता है वरदान? क्योंकि देखिए जब विंटर का सीजन आता है तो रास्ते में कोई बर्फ जम जाते हैं और संपर्क जो है वो खत्म हो जाता है। तो जब ये सुरंग बन गया है तो आप लोगों को क्या होगा, वहाँ पे आवागमन में आसानी होगी, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट था महाकुंभ 2025,
के बारे में कथनों पर विचार करो। पहला है कि इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन 13 से लेकर के 26 फरवरी तक प्रयागराज में हुआ है क्या? सही बात है। इस साल का महाकुंभ 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में आया है क्या? ये भी सही है। ऑपरेशन स्वीप जो है मेला क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की सत्यापन के लिए शुरू हुआ था क्या? नहीं। ऑपरेशन स्वीप जो है वो संदिग्धों की पहचान के लिए, टू आइडेंटिफाई द सस्पिशियस पर्सन्स ऑब्जेक्ट। संदिग्धों संदिग्धों की संदिग्धों की पहचान के लिए, अगर कोई सस्पिशियस लोग हैं, लगा कि कोई मतलब किसी तरह का खतरा उससे हो सकता है, तो उसकी पहचान के लिए जो है वो यहाँ पे होगा। राइट आंसर क्या होगा बच्चे? इसमें 3 जो है वो गलत हो गया हम लोगों का, है ना? 3 जो इसमें गलत हो गया, तीसरा स्टेटमेंट केवल 1 और 2 इसमें सही है। ठीक है? तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। और ये महाकुंभ से रिलेटेड आईआईटी बाबा, इनको तो पहचान ही रहे होंगे सभी लोग इनको पहचान रहे होंगे नहीं? आईआईटी बाबा भाई, अभय सिंह नाम था इनका, बड़े पॉपुलर हुए थे। तो यहाँ एक चीज़ याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ हुआ है? तो जो ये महोत्सव हर साल होता है अहमदाबाद में ही, इस वर्ष भी वहीं पे हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल द्वारा शुभारंभ किया गया है। भूपेंद्र पटेल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का फील्ड मूल्यांकन राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। किस पीढ़ी का है? तो जो नाग जो मिसाइल है तीसरी पीढ़ी का है। नाग मिसाइल कौन सी पीढ़ी का है? तीसरी पीढ़ी का। इसका जो पहली पीढ़ी बना था वो 1990 में विकसित हुआ था। 1990 में विकसित हुआ था। ठीक है? और ये जो मिसाइल है कैसा मिसाइल है? देख रहे हो, एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट। ये मिसाइल जो है उसको एक बार फायर करिए फिर उसको भूल जाइए, मतलब ये वापस से रीयूजेबल नहीं होता है। तो पूछेगा कि नाग मिसाइल जो था उसका कौन सा पीढ़ी का भी हाल में परीक्षण हुआ है? ऐसे सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है? तो कौन सी पीढ़ी हम लोग यहाँ पे बोलेंगे भाई? कौन सी पीढ़ी हो जाएगा हम लोगों को यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा? तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि वह पीढ़ी जो है जिसके परीक्षण किया गया था, वह पीढ़ी है इसका, वो पीढ़ी हो जाएगा तीसरी पीढ़ी का। कौन सा पीढ़ी है भाई? तो तीसरी पीढ़ी है। और नाग मिसाइल के बारे में ऐसे इन जनरल सवाल हो, मिसाइल को विकसित किसने किया है? तो आप सबको ध्यान होगा भारत में जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं उसका डेवलपमेंट कौन करता है? डीआरडीओ द्वारा विकसित है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो डीआरडीओ के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की चौथी द्विवार्षिक अपडेटेड रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? जो भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन में कमी आया है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन घटा है, किस दर से डिक्लाइन हुआ है? 7.93% से। ग्रीन हाउस गैस अगर हम लोग कहते हैं बच्चे, आपको ध्यान होगा ग्रीन हाउस गैस में जैसे इसमें आप देखोगे कि इसमें आप मीथेन हो गया, सबसे महत्वपूर्ण तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, उसके बाद हो गया मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर्स हो गए। तो इस तरह से बहुत सारा जो है ना जो है ऐसे गैसेज जो है जिसको ग्रीन हाउस गैस के रूप में कंसीडर करते हैं। तो भारत में 2019 की तुलना में 2020 में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो है वो कम हुआ है। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि थीम है सुरक्षित अभिनव समावेशी आसियान के डिजिटल भविष्य को आकार देना। इस विषय के साथ 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुआ है? तो 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है बैंकॉक में। कहाँ पर हुआ भाई? ये बैठक हुआ है बैंकॉक में। एंड राइट आंसर इसमें लोग क्या करेंगे? तो बैंकॉक इसमें लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। बैंकॉक किधर भाई? थाईलैंड में। बैंकॉक कहाँ पे बैठक हुआ है? तो थाईलैंड में। ठीक है? आसियान जब भी कहते हैं तो आप लोगों को ध्यान होगा कि भाई आसियान का मतलब ही हुआ कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967। हेडक्वार्टर परीक्षा में फ्रीक्वेंटली आता है, जकार्ता इंडोनेशिया इसका मुख्यालय है। और इसमें जो सदस्य जो देश है बच्चे, सदस्यों की संख्या 10 है। तिमोर लेस्टे भी कहीं कहीं लिखता है, तो तिमोर लेस्टे जो इसको मिला दीजिएगा 11 हो जाएगा, लेकिन ऑफिशियली जब इसके वेबसाइट पे जाएंगे आप आसियान में तभी भी वहाँ पे 10 ही दिखाता है। तो ये डिजिटल मंत्रियों का बैठक था आसियान देशों का। अगला प्रश्न है कि मशहूर अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया है? तो जो भारत के नीरज चोपड़ा जो है, नीरज चोपड़ा, इन्हें दुनिया का सबसे बेस्ट एथलीट घोषित किया है। नीरज चोपड़ा के जीवन की 2 सबसे बड़ी ख्यातियां आप सबको ध्यान होगा बच्चे। टोक्यो ओलंपिक हुआ 2020, तो उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ध्यान है सभी को? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। उसका दूसरा जो आप लोगों को अभी रिसेंट का जो इवेंट है पेरिस ओलंपिक जब अभी रिसेंटली हुआ है, तो उसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है? तो यह है नीरज चोपड़ा, और नीरज चोपड़ा को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया है अमेरिका के एक मैगजीन के द्वारा। आगे प्रश्न था कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? तो जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी है देवजीत सेकिया, और जय शाह जो थे ना वो पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो जय शाह का प्रमोशन हो गया है। जय शाह जो है वो आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं। सबसे युवा अध्यक्ष, आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष, मात्र 36 वर्ष की उम्र में। तो जब वो जैसा आईसीसी चले गए तो बीसीसीआई में सेक्रेटरी बन गए देवजीत सेकिया। ये असम क्रिकेट जो है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, आईएमडी ने 150वें स्थापना दिवस के मौके पर मिशन मौसम किसने लॉन्च किया है? तो मिशन मौसम का लॉन्चिंग है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी, ये जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है इसकी स्थापना बड़ा ही ऐतिहासिक है। इसकी स्थापना जो है ये हुआ है 15 जनवरी को, 15 जनवरी 1875। तो बच्चे स्थापना से लेकर के 150 वर्ष हो गया पूरा। तो इस अवसर पर एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया जिसका नाम है मिशन मौसम। तो इस कार्यक्रम को किसने शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को यहाँ पे लॉन्च किया है। आगे प्रश्न था कि राजनयिक संबंधों के 60वीं वर्षगांठ के विशेष अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति हरमन सन्मुगरत्नम राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं? जो राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली आए हैं ये किस देश के हैं? तो ये इनका देश हो जाएगा यहाँ पे सिंगापुर। कहाँ के राष्ट्रपति? भाई सिंगापुर के। तो इसमें आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, सिंगापुर इसमें करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय बच्चे सभी परीक्षाओं में आ चुका है, अभी बीपीएससी 71 में भी आया है। कहाँ पे बना? तो ये बना है निजामाबाद में। कहाँ बना है? निजामाबाद में, तेलंगाना में। हल्दी बोर्ड का स्थापना कहाँ पे है? निजामाबाद, तेलंगाना। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने हैं, ये जो हल्दी बोर्ड है बच्चों, इसके पहले अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष जो भी बने हैं उनका भी नाम याद रखने की बात है, गंगा पल्ले रेड्डी। भाई दक्षिण भारत के हैं तो इनका नाम थोड़ा सा ऐसे ही टाइटल रहते हैं इन लोगों का। नाम क्या इनका? तो गंगा पल्ले रेड्डी। ये भारत में हल्दी बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं, और निजामाबाद जो है ये हेडक्वार्टर है हल्दी बोर्ड का। तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है? और इसी तरह से भी आपको याद है बच्चे, बिहार में जो एक बोर्ड बन रहा है उसका नाम क्या है? तो बिहार में बोर्ड बन रहा है मखाना बोर्ड, निजामाबाद में बन गया है। बिल्कुल। ये आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने 1975 से 1977 आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपया मासिक पेंशन की घोषणा किया है? तो इसकी घोषणा किया है ओडिशा ने। इसने घोषणा किया है ओडिशा में। तो आपको ध्यान होगा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है आपातकाल के दौरान जो है लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण, जिसको जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, जयप्रकाश नारायण ने चलाया था। तो उसमें
जयप्रकाश नारायण ने, तो उस मूवमेंट में बड़ी संख्या में जो है वो लोग जेलों में बंद हुए थे। तो जो लोग जेल में बंद थे, सरकार उन्हें 20,000 रुपया प्रदान करेगी। बिहार में भी दिया जाता है, बिहार में आपको ध्यान होगा 7,500 मिलता था और 15,000, अभी उसको कहते हैं जेपी पेंशन कहते हैं। तो जेपी पेंशन जो बिहार में अब बढ़ करके डबल कर दिया गया है, ठीक है, इसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और इसकी घोषणा किसने किया है? ओडिशा की सरकार ने, मोहन चरण मांझी। क्या नाम है बच्चे इनका? सीएम का नाम क्या है ओडिशा के? मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ हुआ है? तो बच्चों ये आयोजन हुआ है रियाद में। फ्यूचर मिनरल्स फोरम कहाँ पे बोलेंगे? रियाद में हुआ है। और इसका जो उद्घाटन करता है, इसके जो उद्घाटन करता है इस कार्यक्रम में जो भारत की तरफ से गए थे, तो भारत की तरफ से भारत के मिनिस्टर ऑफ माइंस, खान मंत्री, मिनिस्टर ऑफ माइंस एंड कोल जो है जी किशन रेड्डी जो थे बच्चे, वो यहाँ पे गए हुए हैं। जी किशन रेड्डी वो इस कार्यक्रम में गए थे भाग लेने के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फ्यूचर मिनरल्स फोरम कहाँ पे हुआ है? रियाद में। नेक्स्ट था कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? जो 34वां राज्य बना है ओडिशा। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जो आयुष्मान भारत योजना जो है, आयुष्मान भारत योजना, ध्यान से समझना, ये जो आयुष्मान भारत योजना है, यह योजना बच्चे प्रारंभ हुआ है, अभी तो इस योजना का 7 वर्ष हो गया। यह योजना प्रारंभ हुआ था, एक्जैक्ट अगर डेट के साथ लोग बात करेंगे तो इट वाज लॉन्च ऑन सितंबर 2018, सितंबर 2018 में लॉन्च हुआ। जब भारत में अगर हम लोग बात करते हैं राज्यों की और यूटीज का, तो आप सभी लोगों को ध्यान होगा यहाँ पे कि भारत में राज्य और यूटीज मिला दीजिएगा तो 28 राज्य है और 8 यूटीज है, टोटल कितना हो गया? 36 हो गया। तो 36 में से 34वां राज्य जिसने लागू किया वो है ओडिशा, और अभी हाल ही में 35वां भी बना है। 35वां यूटीज है नई दिल्ली, नई दिल्ली जो है वो 35वां है। ठीक है, तो आप कहेंगे 36 वाला कौन है भाई जो बाकी रह गया है? तो पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पर आयुष्मान योजना लागू अभी तक नहीं है। ठीक है, और आयुष्मान योजना में क्या होता है भाई? तो आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए का हेल्थ जो है बीमा होता है, स्वास्थ्य बीमा होता है, स्वास्थ्य बीमा होता है। ठीक है, कितने का होता है? 5 लाख रुपए का। कितने का? ये 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा होता है। अब इसमें 70 वर्ष प्लस को भी जोड़ दिया गया। अगर आपकी उम्र 70 वर्ष से उससे ज्यादा है तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। लेकिन फिर आप लोगों का उम्र तो 70 वर्ष नहीं है, आप लोग तो काफी यंग हो। सर यूट्यूब पे डेली करंट अफेयर्स की क्लास नहीं चल रही है, क्या बात करते हो बच्चे? 1 तारीख तक आपकी क्लास मैंने लिया हुआ है, 1 तारीख तक आपकी क्लास हुई, क्या बात करते हैं? मेरे डेडिकेशन में कमी हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी क्लासेज जो है आपको बहुत कम अपसेंट मिलेगा। मैंने जब से क्लास स्टार्ट किया करंट अफेयर्स का, अभी बस 3 दिन छुट्टी दी है, छुट्टी नहीं देते हैं। बिल्कुल ध्यान रखोगे। क्लास हुई है, आज से वापस से रिज्यूम हो गया क्लास, वापस 2 दिन छुट्टी था इधर। अगला प्रश्न आपके सामने कि क्रिसिल इंटेलिजेंस की सोमवार को आई रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले वित्त वर्ष यानी कि 2026 में भारत की सकल उत्पाद जो वृद्धि दर यानी कि जीडीपी ग्रोथ क्या रहेगा? तो जो ये क्रिसिल इंटेलिजेंस जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और इसने इंडिया के जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है कि पहला खो खो विश्व कप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो जो ये हुआ है नई दिल्ली में, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। नई दिल्ली में, ध्यान से लिखोगे इसको, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नौसेना के 3 नए युद्धपोत प्राप्त हुआ है, नौसेना को 3 नया जो है वारफेयर में जो है वॉरशिप मिला हुआ है जिसको लड़ाई में इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें सवाल आपको पूछना है कि रक्षा मंत्री ने आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसी राष्ट्र को समर्पित किया ना? इसको राष्ट्र को किसने समर्पित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो पहला स्टेटमेंट गलत। इन जहाजों का निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा किया गया है, तो ये सवाल आपका सही हो जाएगा। आईएनएस सूरत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जो है प्रस्कृत विध्वंसक डिस्ट्रॉयर है, ये भी सही है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में आपको ध्यान होगा, मुंबई में पड़ता है। एग्जाम में कई बार ऐसे ही सवाल पूछा था कि ये है कहाँ पे? तो भारत सरकार की कंपनी है, पीएसयू है, जहाज इत्यादि का निर्माण करती है, तो ये मुंबई में है। इसमें 2 और 3 हम लोगों का सही हो गया, केवल 2 और 3 आप लोगों का इसमें सही होगा, एक इसमें गलत था। काशी तमिल संगमम कौन सा संस्करण का आयोजन 15 से 24 फरवरी के बीच हुआ है? तो जो तीसरा संस्करण है। ठीक है, और इसका जो पहला संस्करण था 2021-22 में प्रारंभ हुआ था, तो पहला संस्करण लिख लोगे 2021-22 में। और काशी तमिल संगमम ये जो है बच्चे, काशी और तमिलनाडु ये दोनों शिक्षा का प्राचीन समय में शिक्षा के मूल केंद्र हुआ करते थे। तो प्राचीन समय में चूंकि शिक्षा के मूल केंद्र हुआ करते थे, तो इसी में इसका आयोजन हुआ है। एक परीक्षा में प्रश्न रहा है कि इसका आयोजन किस पहल के अंतर्गत होता है? ये प्रश्न आया हुआ है कि ये जो काशी तमिल संगम किस पहल के तहत? तो इसका आयोजन होता है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो पहल है सरकार का, श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत, पहल के अंतर्गत, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत इसका आयोजन हुआ है। ठीक है बिल्कुल, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है अमेरिका ने 3 भारतीय प्रतिष्ठानों पर लागू प्रतिबंध हटा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उस सूची में शामिल नहीं है? बच्चों तीनों पे प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, इस पे प्रतिबंध लगा दिया था और ये प्रतिबंध हटा दिया गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो तीनों पे प्रतिबंध लगाया था वो कब लगाया था? तो शीत युद्ध के दौरान। कब लगाया था? जब हम लोग बोलते हैं कोल्ड वार, शीत युद्ध के दौरान, जब दुनिया सामने से लड़ नहीं रही थी, है ना, वो सब अपने अपनी तैयारी में लोग लगा हुआ था। तो शीत युद्ध जो था, जिसको कहते हैं कोल्ड वार, आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो समय है उसको कहा जाता है शीत युद्ध का दौर। तो उस समय भारत की 3 संस्थाओं को उसने प्रतिबंध कर दिया था, क्योंकि ये सभी जो संस्थाएं वो जो है अनुसंधान कर रहे थे एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर इत्यादि पे, तो उसको बैन कर दिया था। ठीक है, अब जाकर के चालू हुआ है। इसमें एक कौन सा शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ोगे कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा फ्रैंकफर्ट में हाइम टेक्टिल 2025 में भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया, कहाँ पड़ता है? वो जो फ्रैंकफर्ट कहाँ पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है। फ्रैंकफर्ट कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई कौन सा? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कौन सा है? तो ये लद्दाख है। शब्द पे ध्यान देना, प्रशासनिक इकाई पूछ रहा है तो लद्दाख। प्रशासनिक इकाई की जगह पे अगर लिखा रहे कार्यकारी जनसंख्या, जो पूर्ण साक्षर है, अगर प्रशासनिक इकाई की जगह लिखा रहे कार्यकारी जनसंख्या, पूर्ण साक्षर कार्यकारी जनसंख्या, तो फिर आंसर बदल जाएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? मिजोरम। पहला में क्या हो जाएगा उत्तर? भारत का पूर्ण कार्यकारी जनसंख्या जो साक्षर है वो है मिजोरम की, दूसरा में है गोवा की, तीसरा में है त्रिपुरा की, त्रिपुरा, और अभी हाल ही में चौथे नंबर पे आ गया है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो शब्दों पे ध्यान देना काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए मुख्यालय का नाम क्या है? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आईएनसी कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बहुत प्राचीन है। 28 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी। ईयर वाज 1885, 1885 में इसकी स्थापना। तो भाई पुरानी पार्टी, थोड़ा सा चूंकि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में भी लंबा इसका इतिहास रहा है। तो नया जो हेडक्वार्टर बना है उसका नाम है इंदिरा भवन। क्या नाम रखा गया इस बिल्डिंग का? इंदिरा भवन। अभी दिल्ली में, नई दिल्ली में जो है, नई दिल्ली में बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ है और ये कांग्रेस का हेड ऑफिस होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया का, तो नाम इसका इंदिरा भवन।
महाकुंभ में भक्तों की भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? जो मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है भासिनी। भासिनी जो एप्लीकेशन है, ध्यान से समझोगे, भासिनी जो एप्लीकेशन है ये 11 भाषाओं का अनुवाद करेगा। 11 भाषा में अनुवाद करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, 11 भाषा में अनुवाद करेगा। और इसको डेवलप किसने किया है? तो इसको विकसित किया गया है, इसको विकसित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। तो भासिनी ऐप को भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर 5 विकेट पर 435 रन बनाया था? वो जो है आयरलैंड के अगेंस्ट। और ये तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हो गया, लेकिन भारतीय पुरुष टीम का अगर आप देखोगे, पुरुष टीम का, वो जो पुरुष टीम जो हमारा है, जो मेल क्रिकेटर्स, उन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाया है 418। पुरुषों का कितना हाईएस्ट स्कोर था? 418। हाईएस्ट स्कोर कितना है? 418। इसको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में थल सेना दिवस मनाया गया, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। 15 जनवरी 2025 को 77वां थल सेना दिवस मनाया गया है, सही बात है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा, ये भी सही है। 1949 को भारतीय सेना की कमान भारतीय फील्ड मार्शल के एम करियप्पा को आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ फ्रांसिस बूचर ने सौंपा था। तो तीनों सेंटेंस सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो तो अभी हम लोगों ने सेंचुरी लगा लिया है और बिल्कुल अब जो है ना थोड़ा सा और देख लेते हैं 4-5 सवाल। नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित भारतीय डॉकिंग प्रणाली की सफलता के बाद भारत इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला कौन सा देश बन गया? तो जो डॉकिंग प्रणाली जो है, पहला देश था अमेरिका, पहला देश कौन इसको अचीव करने वाला? अमेरिका। दूसरा जो देश है बच्चे वो है रूस, तीसरा देश जो है वो है चीन, और जो चौथा देश है बच्चे वो है भारत। चौथा देश कौन है? भारत। क्या होता है ये डॉकिंग प्रणाली, जरा इसको समझते हैं बच्चों। ये एक मिशन इंडिया ने लॉन्च किया था जिसका नाम है स्पेडेक्स मिशन। नाम क्या है उसका? स्पेडेक्स मिशन। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ भी रहा है। स्पेडेक्स का मतलब होता है, स्पेडेक्स का मतलब होता है, इसको कहते हैं स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है वो समझिएगा। जैसे भारत जो है, भारत का बहुत सारा अंतरिक्ष लक्ष्य है, हम लोग अंतरिक्ष में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो जो बहुत कुछ करने का जो काम है वो ऐसे कैसे होगा? उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी भी तो होनी चाहिए ना, उस तरह की टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। तो भारत ने क्या किया है, अभी दो अपना जो है वो लॉन्च किया है, इसको कह सकते हो कि दो जो है स्पेस क्राफ्ट या सैटेलाइट कह सकते हो, स्मॉल सैटेलाइट। इनका नाम है SDX। नाम क्या है इसका? SDX-01। एक देखो दोनों अलग अलग है, इसका नाम है SDX-01, इसका नाम है SDX-02। ऐसे इसको कहा जाता है, इसका जो इसको हम लोग जो बोलते हैं वो इसको कहते हैं चेजर और टारगेट कहते हैं। एक को कहते हैं नाम इसका चेजर, दूसरे का नाम है टारगेट। तो जो इन दोनों को लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से। कहाँ से लॉन्च किया गया था? जगह कौन सा है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा। और इसको लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से, दोनों को अलग अलग। ये 470 किलोमीटर जो है, किलोमीटर की ऊंचाई पे इनको डॉक किया गया है। 470 किलोमीटर की ऊंचाई पे इन दोनों को क्या किया गया? डॉक किया गया, जोड़ा गया है। तो इसको जो जोड़ने का काम हुआ है ये बड़ा महत्वपूर्ण काम था, ये अचीवमेंट। क्योंकि देखिए जमीन पे जोड़ना तो आसान होता है, लेकिन स्पेस में, अंतरिक्ष में जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी हाल ही में इसको यहाँ पे जोड़ा, ठीक है। तो इसमें इसको यहाँ पे, अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा, रॉकेट का नाम क्या था? तो रॉकेट का नाम परीक्षा में खूब आ रहा है। तो बच्चे रॉकेट का नाम है जिससे इसको लॉन्च किया गया था, रॉकेट का नाम है PSLV-C60, है ना? नाम क्या बोलेंगे इसमें? PSLV-C60। इस रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो भारत जो है इस अचीवमेंट, इसको डॉक कर लिया सफलतापूर्वक हमारे इसरो ने। तो भाई ये भारत के लिए बड़ी सफलता है, यानी कि हम लोगों के पास जो है अब ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम लोग अंतरिक्ष में भी चीजों को वापस में जोड़ सकते हैं, और ऐसा टेक्नोलॉजी भारत के पास आने वाले चौथा देश है। तो मिशन का नाम याद रखोगे, स्पेडेक्स मिशन, ठीक है। चलिए आगे देखोगे। नेक्स्ट है किस देश के 76वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे? भाई इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। नाम क्या था? नाम था इनका प्रबावो सुबियांतो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो आए थे उनका नाम है प्रबावो सुबियांतो। नाम क्या बच्चों इनका? प्रबावो सुबियांतो है, वही अभी भारत की यात्रा पे आए थे, प्रबावो सुबियांतो। ये सवाल अगले 1 साल तक आपसे पूछेगा जब तक नए कोई चीफ गेस्ट नहीं आ जाते। विश्व बैंक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर अभी 25-26 में क्या रहने वाला है? वही भारत में वृद्धि दर विश्व बैंक के अनुसार 6.7%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दिया है। इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? तो जो अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होंगे, एक होंगे अध्यक्ष, 2 होंगे सदस्य। जो 8वां वेतन आयोग है ये लागू होगा 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, ठीक है। इससे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि 7वां वेतन आयोग कब से लागू हुआ था, तो 7वां जो पे कमीशन था उसका रिकमेंडेशन 2016 से लागू है, ठीक है। और ये 10 वर्षों के लिए होता है आमतौर पे, 10 वर्ष के लिए। एक पे कमीशन कितने समय के लिए होता है? 10 साल। तो हर एक 10-10 साल की सरकार क्या करती है? एक पे कमीशन बनाती है, और उस पे कमीशन का काम होता है कि कर्मचारियों की वेतन जो है कितना होना चाहिए उसको निर्धारित करना। तो अभी 8वें वेतन आयोग की घोषणा सरकार ने कर दिया है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स, भविष्य में जो स्किल चाहिए होगा उसमें डिजिटल कौशल के लिए जारी रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? तो जो भविष्य में जो स्किल का डिमांड है उस मामले में सबसे पहला नंबर में अमेरिका, दूसरा नंबर में भारत है, जो कि बहुत संतोषजनक बात है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग जानकारी है। ये बेसिकली क्या दर्शाता है कि भाई भविष्य में जो स्किल का डिमांड होगा उसमें कौन सा देश अभी से कितना प्रिपेयर है? तो पहला नंबर पे सबसे ज्यादा प्रिपेयर अमेरिका, उसके बाद भारत है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसरो के इस अंतरिक्ष केंद्र में 3985 करोड़ रुपए की लागत से तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना की घोषणा किया है। तो जो तीसरा लॉन्च पैड बनने वाला है कहाँ बनेगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर में, जो कि पड़ता है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहां पे इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। वहां पे लॉन्च पैड क्या होता है? इस रॉकेट को देख रहे हो ना, तो ये जहां से लॉन्च किया जाता है इसी को लॉन्च पैड कहते हैं। तो श्रीहरिकोटा में पहले से 2 है, एक और बनाना है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 3। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बनाने के लिए 2960 करोड़ रुपए का समझौता रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ किया है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर अत्याधुनिक पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय और प्रेरणा कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? मुझे किया वडनगर में, गुजरात में। ये प्रश्न भी परीक्षा में आया हुआ है। प्रश्न इतना सा नहीं पूछा था, ये पूछा है अत्याधुनिक पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय कहां बना? वडनगर में उद्घाटन किया गृह मंत्री अमित शाह ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो जो भारत में अभी चल रहा है 5G और इंडिया में आने वाला है 6G, तो ये जो 6G टेक्नोलॉजी रहने वाला है, ये जो 6G भारत में आएगा ये 2030 में आएगा। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हाई बैंडविड्थ का 6G वायरलेस लिंक ट्रांसीवर चिपसेट चाहिए। उसके लिए सी डॉट जो है
सी डॉट भारत सरकार की जो उसको कहते हैं सेंटर फॉर टेलीमेटिक्स, तो सी डॉट ने ये भारत सरकार की एजेंसी है, कंपनी है, उसने आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर के इसके डेवलपमेंट पे काम करना शुरू किया है। 6G नहीं, कब तक आ जाएगा ये? 2030। अभी तो 5G काफी अच्छा चलता है, आजकल देख रहे हैं, तो अब जो है 6G इधर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जस्टिस विनोद चंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ले लिया है, इससे पूर्व किस राज्य या के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रह चुके हैं? तो विनोद चंद्रन ये पटना हाईकोर्ट में थे और अब ये पटना हाईकोर्ट से चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इनके बारे में भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, अभी हम लोग इस सेशन को यहीं पे रहने देते हैं, अब कल हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। और पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त हो चुका होगा, नोट्स में डला हुआ है, तो पीडीएफ लेकर के प्रयास करिएगा, जो बताते चलते उसको टिक लगाते जाना, और हर थोड़े थोड़े समय के बाद रिवाइज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हर एक थोड़े थोड़े समय में इसको रिवाइज करते रहना होगा। सब करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन एक दिन में बहुत ज्यादा होता है भाई, पढ़ाई तो करना है ना, एक्स्ट्रा थोड़ी पढ़ लोगे, जनवरी से लेकर अब तक का पढ़ना है बस। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, मिलते हैं बच्चे। बहुत ज्यादा होता है भाई, पढ़ाई तो करना है ना, एक्स्ट्रा थोड़ी पढ़ लोगे, जनवरी से लेकर अब तक का पढ़ना है बस। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, मिलते हैं बच्चे।